गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट की 6 यूनिट में एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी सामान्य प्रायिकता वर्ग के विषय में बताऊंगी। यानी अभी तक हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी और डेविएशन और कोरिलेशन के बारे में जाना है। आज हम एनपीसी के विषय में जानेंगे। व्यक्तियों या छात्रों के द्वारा किसी परीक्षण पर प्राप्त अंकों के आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अवलोकित आवृत्ति वितरण यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तथा ऐसे वितरणों से यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से तैयार कर्वों को अवलोकित वक्र यानी ऑब्जर्व्ड कर्व्स या वास्तविक वक्र रियल कर्व्स कहा जाता है। किसी भी बड़े लार्ज रैंडम ग्रुप के लिए यदि किसी वेरिएबल जैसे इंटेलिजेंस, शैक्षिक उपलब्धि और एटीट्यूड आदि पर जो स्कोर प्राप्त हुए हैं उनकी अगर फ्रीक्वेंसी तैयार की जाती है तो उसकी आकृति यानी उसका शेप काफ़ी हद तक घंटे के आकार यानी बेल शेप्ड होता है, जिसमें अधिकांश यानी जो अधिकतर स्कोर हैं वो मिड में स्थित होते हैं और दोनों ओर के किनारों पर यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड पर स्कोर्स की संख्या क्रमशः घटती जाती है। इस प्रकार के वक्र लगभग सिमेट्रिकल तथा मेसोकर्टिक यानी औसत वक्र वाले होते हैं। जैसे जैसे ग्रुप स्कोर का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वक्र की आकृति एक निश्चित आकार लेने लगती है, जिसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं यानी एनपीसी कहते हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र को प्रसामान्य वक्र अथवा सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। प्रायः ऐसे वक्र को एनपीसी कहकर पुकारा जाता है। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि के अधिकांश चरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बड़े समूह के लिए प्रायः सामान्य प्रायिकता वक्र यानी एनपीसी के अनुरूप होता है। जैसे व्यक्तियों की बुद्धि, शिक्षा लब्धि, वेट, लंबाई, जन्म दर, मृत्यु दर आदि अनेक चरों के लिए एनपीसी काफ़ी हद तक लागू होता है। यही कारण है कि इन विषयों में समग्र विश्लेषण की दृष्टि से सामान्य प्रायिकता वक्र का यानी एनपीसी का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हम शॉर्ट में एनपीसी भी कहते हैं यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वास्तव में एक सैद्धांतिक, आदर्श तथा गणितीय वक्र है। इसे सामान्य वक्र और गॉसियन वक्र अथवा त्रुटियों का सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व ऑफ एरर भी कहा जाता है। एनपीसी यानी वह वितरण होता है जिसमें बहुत सारे केसेज मापनी यानी स्केल के बीच में आते हैं तथा बहुत कम केसेज मापनी के ऊपरी छोर यानी हायर एंड्स तथा लोअर एंड्स पर आते हैं। जैसे अगर किसी कक्षा के विद्यार्थियों की इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकाली जाए तो बहुत उम्मीद है कि अधिकतम विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि 100 से 110 के बीच आएगी और बहुत ही कम स्टूडेंट्स की IQ 70 से 80 होगी और बहुत ही कम स्टूडेंट की IQ 130 से 140 के ऊपर होगी या 140 तक आएगी। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और इससे जो कर्व बनेगा उसे प्रसामान्य वक्र कहा जाएगा। इस मतलब जो मिड में इसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख भी रहे हैं कि इसमें मिड में सबसे ज़्यादा केसेज हैं। मिड जो 0 दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि सिग्मा 1 SD प्लस SD और माइनस SD के बीच 68.26 केसेज हैं, क्योंकि इसमें जो 0 से +1 सिग्मा SD तक जो हैं वो 34
38.13% है और माइनस की तरफ 34.13% है, तो टोटल 68% हो गए। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे गासियन कर्व भी कहते हैं इस कर्व को। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेल शेप्ड कर्व होता है क्योंकि इसके मिड में सबसे ज़्यादा केसेज होते हैं, तो इसलिए ये एक बेल यानी घंटी के आकार का बन जाता है। और मतलब इसकी आकृति घंटी के आकार की यानी बेल शेप्ड हो जाती है, तभी ये मेसोकार्टिक या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है, क्योंकि जो शीर्ष बिंदु होता है उसमें मतलब आवृत्तियों का वितरण सबसे अधिक होता है। और इसको यूनी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि मीन मीडियन मोड, जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही बिंदु पर होते हैं। मीन मीडियन एंड मोड कैरी द इक्वल वैल्यू, ये दो तीनों इक्वल वैल्यू होती हैं इनके, मतलब सेम एक ही बिंदु पर ये मीन मीडियन मोड पाए जाते हैं। मतलब इसीलिए इसको यूनी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर ये तीनों मीन मीडियन मोड पाए जाते हैं। यहाँ पे स्क्वेनेस शून्य होती है क्योंकि ये मेसोकार्टिक होता है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो मेसोकार्टिक होता है। यहाँ स्क्वेनेस 0 पाई जाती क्योंकि यहाँ पे मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए इसे यूनी मॉडल भी कहते हैं। फिर है परफेक्टली सिमेट्रिकल, यानी इसमें इसको हम सममित भी कहते हैं। इसका आशय है कि जो एनपीसी है उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो पार्ट हैं वो बराबर होते हैं, यानी हिस्से बराबर होते हैं। जैसे एनपीसी का जो लेफ्ट साइड वाला भाग है और राइट साइड वाला भाग है, आप इधर देख सकते हैं कि इसमें बराबर हैं, कि ये देखो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल कहलाता है, वक्र कहलाता है। और इसमें मतलब बोथ साइड जो सेंटर पॉइंट होता है उसके दोनों साइड एकदम, मतलब जो आधार जो एक्स एक्सेस है उससे बोथ मतलब दोनों जो मिड के पॉइंट से बोथ साइड के ओर के दोनों छोर माइनस वाले और प्लस वाले दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे स्क्वेनेस 0 होती है, यानी जब दोनों साइड बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पर होता है, तो स्क्वेनेस 0 होती है यानी 0 होती है। द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ये यहाँ पे मीन चित्र में 50% केसेज लेफ्ट साइड में है, 50% केसेज राइट साइड में है। तो जो इधर वाला राइट साइड वाला हिस्सा प्लस वाला है, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा माइनस वाला है। तो दोनों तरफ केसेस की संख्या बराबर होती है। जब दोनों तरफ केसेस की संख्या बराबर होती है तभी ये सिमेट्रिकल होता है और बेल शेप्ड में होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो बीच का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, तभी ये इस तरह का आकार बनता है। एजाइम्प्टोटिक यानी ये अनंत स्पर्शी होता है, यानी कि जो ये एनपीसी है, एनपीसी की जो बेस लाइन होती है जो उसमें मतलब ये उस लाइन को टच नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको ये टच नहीं कर रहा है बेस लाइन को, इसके सिरे ऐसे पैरेलल जा रहे हैं दोनों साइड से, तो इस तरीके से ये ओ एक्सेस को टच नहीं करता है दोनों ही साइड में, इसीलिए इसको एजेम्प्टोटिक कहा जाता है, यानी ये अनंत स्पर्शी है। तो ये अपनी आधार रेखा से सटा हुआ नहीं होता है। फिर है डिस्टेंस ऑफ द कर्व, यानी कि जो भी डिस्टेंस है ओ एक्सेस का वो 6 सिग्मा के बीच डिवाइड होता है। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द बेस लाइन ऑफ द कर्व इज डिवाइडेड इनटू 6 सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द केसेस। जो 6 सिग्मा है यानी प्लस के 3 माइनस के 3, तो उन दोनों के बीच में जितने केसेस होते हैं वो 99.73% केसेस होते हैं, मतलब वो पूरा इतने क्षेत्र को कवर कर लेता है, यानी 99.73% क्षेत्र को वो कवर कर लेता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट,
तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व अकर्स एट द मीन, जो मतलब जो मिड पॉइंट है, जिसको हम जेड मतलब 0 पॉइंट है, जिसको हम सिग्मा 1 भी कहते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो यहीं पे जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट है यानी जो आधार रेखा है, उसको हम वहाँ पे उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। यानी जो एनपीसी की जो आधार रेखा है बिल्कुल मध्य में स्थित होती है, यानी जो मिड पॉइंट 0 दिया गया वहाँ पे स्थित होती है, और वहाँ से उसकी जो ऊंचाई है यानी ऑर्डिनेट है वो अधिकतम होती है, जिसको हम बुझमान भी कहते हैं। और यहाँ पर यह कुल आवृत्तियों का जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनका 0.3989 होता है, यानी सर्वोच्च होती है। तो यह कोटि हमारी हाईएस्ट होती है, ये जो ऑर्डिनेट है 0 से जब हम ऊपर जाते हैं। तो और द हाईएस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट जो एट 1 सिग्मा, जो 1 सिग्मा वाला क्षेत्र है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, वहाँ पे जो ऑर्डिनेट होगी मतलब इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी वो होगी 0.2420, और 2 सिग्मा मतलब दोनों साइड में चाहे प्लस माइनस 0.0540 होगी, और 3 सिग्मा में 0.0044 होगी। द थियोटिकल नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल कर्व बनता है वो इस तरीके का बनता है कि बीच में 68% केसेस होते हैं, और 6 सिग्मा के बीच में मतलब 3 प्लस साइड 3 माइनस साइड में 99.74 तक केसेस पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चित्र बनता है। फॉर एनी नॉर्मल कर्व विच मीन mu and standard deviation sigma, 68% of the observation fall within one standard deviation sigma of the mean। ये आप इस चित्र में देख रहे हैं कि मिड में है 68 मतलब 1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा तक, और फिर +2 सिग्मा से लेके -2 सिग्मा तक है। 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और +3 से लेके -3 सिग्मा के बीच में 99.74% ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। तो ये इस तरह से ये सारे केसेस इसमें पाए जाते हैं। ये इनका क्षेत्र होता है और ये इसका फार्मूला है। फिर है प्रॉपर्टी, है जे मीन बराबर 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर =1, यानी यहाँ पे जो मीडियन मोड मतलब 0 पॉइंट पर होता है वो 1 सिग्मा के बराबर होता है। और यहाँ पे उसी चीज़ को इसकी जनरल रिलेशनशिप दिखाई गई है कि कैसे यहाँ पे मतलब +-1 सिग्मा के बीच में 68.26 केसेस, +1 - 2 सिग्मा के बीच में 95.44 केसेस, और +-3 सिग्मा के बीच में 99.72% केसेस हैं। अब एनालिसिस ऑफ स्केल वैल्यू, द स्केल वैल्यू आर एनालाइज्ड आर Z1 यानी सिग्मा 1 बराबर x-m और ऑब्लिक सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा हमारा जब मतलब नॉर्मल तभी है जब हमारा जो 0 है वो 1 सिग्मा के बराबर होता है। ये रेंज होती है मीन प्लस और माइनस के बीच में कि z इज इक्वल होता है। वहाँ पे z जो है वो मीन में मतलब मीन के इक्वल होता है, प्लस और माइनस। फिर है पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन आर ईच +or-1 सिग्मा फॉर एबव एंड बिलो द मीन। द curve change from convex to concave at these point with the base line। यहाँ पर मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ मतलब इन्फ्लेक्शन का है, तो वहाँ पे जो ये कर्व की दिशा है ना वहाँ पे परिवर्तन मतलब वो परिवर्तन बिंदु वे बिंदु होते हैं, मतलब इसके परिवर्तन बिंदु वो बिंदु होते हैं जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, जहाँ कर्व अपनी वक्रता दिशा यानी कर्वेचर में परिवर्तन करता है। तो एनपीसी मतलब एनपीसी में मीन से 1 एचडी ऊपर व नीचे, जो मतलब सिग्मा 1 है, जो जब सिग्मा 1 के ऊपर और नीचे की स्थिति बताता है। तो जब हम जो मिड पॉइंट है ऊपर का एकदम जो छोर है वो हमारा कहलाता है
मतलब अवतल जिसे हम कनकेव कहते हैं। और जैसे ही वो मतलब 1 सिग्मा की ओर बढ़ता है तो वो हो जाता है उस लाइन पर आके उत्तल हो जाता है, यानी कन्वेक्स की ओर बढ़ता है। यानी जो मिड में है वो कॉनकेव होता है और जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ता है, बेस लाइन की ओर बढ़ता है, तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये मतलब परिवर्तन बिंदु कहलाता है, जो 1 और प्लस माइनस सिग्मा वाला पॉइंट है। तो यहाँ से वो मतलब कॉन्वेक्स की तरफ बढ़ता है। वेरियस मीन्स इन द नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल कर्व होता है उसमें इस तरीके की मतलब ये मेजर्स आते हैं। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, यानी क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD, वो NPC में मतलब NPC में QD का मान SD के मान का लगभग 2/3 होता है, जो इस प्रकार है। ये क्वार्टाइल डेविएशन और इसका जो प्रोबेबल एरर है वो 0.6745 आता है और मीन डेविएशन का 0.7979 आता है, जो नॉर्मल मतलब जो कर्व होता है उसका। और नॉर्मल कर्व में स्क्वेनेस 0 होती है और कोर्टेसिस का मान 0.263 होता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल कर्व या कैरेक्टरिस्टिक जो पहले ही बताई हैं वही हैं कि बेल शेप्ड होता है, यानी मिड में केसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए वो बेल शेप्ड का होता है। और ये यूनी मॉडल, क्योंकि मीन मीडियन मोड एक ही बिंदु पर होते हैं इसलिए उसको यूनी मॉडल कहा जाता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर है। और सिमेट्रिकल, क्योंकि इसके दोनों मिड के जो दोनों 6 सिरे हैं, मतलब मिड का जो पॉइंट है तो उसके जब दायां हिस्सा और बायां हिस्सा यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही बराबर होते हैं। और टेल्स आर एजम्प्टोटिक, यानी ये अपनी बेस लाइन को स्पर्श नहीं करता है। और इसमें जो केसेस होते हैं 68.95 एंड 99.7 का रूल चलता है। और मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व, जो बीच का मिड पॉइंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट पाई जाती है। और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का इसमें सिग्मा 1 से शुरू होता है। तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मलिटी, स्क्वेनेस एंड कर्टेसिस, यानी कि जब कर्व जो होता है NPC वो सामान्य नहीं होता है, यानी उसमें स्क्वेनेस पाई जाती है। तो उस चीज़ को अब समझेंगे कि स्क्वेनेस क्या है। तो स्क्वेनेस मीन्स बाई एसिमेट्रिकल नेचर व्हेन द कर्व ऑन clones towards right or left, we cannot take it as a normal curve but as a squared curve. The degree of departure from symmetry is called symmetry. यानी कि जब हमारा कर्व में स्क्वेनेस पाई जाती है यानी विषमता पाई जाती, तो वो राइट साइड की तरफ एक साइड ज़्यादा होगा, या तो राइट साइड ज़्यादा होगा या लेफ्ट साइड ज़्यादा होगा, तो उन्हीं को हम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। यानी जो NPC है वहाँ पर जो ये मीन मीडियन मोड है एक ही बिंदु पर नहीं पड़ते हैं। इन तीनों की जो वैल्यू होती है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो बराबर नहीं होती है। तो इसका, क्योंकि जो हमारा NPC जब नॉर्मल कर्व होता है तब वहाँ पे इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन जब उसमें स्क्वेनेस होगी तब इन तीनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो इसलिए तभी वो मतलब क्योंकि वो नॉर्मल कर्व नहीं है, उसमें स्क्वेनेस है यानी विषमता है, कि जब वहाँ पे तीनों की वैल्यू एक नहीं है। ये तीनों मतलब एक ही पॉइंट पे ना पढ़कर अलग अलग पॉइंट पर पढ़ते हैं, अलग अलग पॉइंट पर पढ़ते हैं। और इसलिए इसमें मतलब स्क्वेनेस पाई जाती है। और इसमें स्क्वेनेस 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव स्क्वेनेस, नेगेटिव स्क्वेनेस। यानी पॉजिटिव स्क्वेनेस जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे जो स्कोर होते हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ ज़्यादा होता है, यानी लो एंड की तरफ, जो हमारा ये मापनी है उसके निचली छोर की तरफ ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो हमारा मीन है वो मीडियन की दाईं तरफ होता है, यानी जो पॉजिटिव स्क्वेनेस है तो वहाँ पे जो हमारा मीन होगा वो मीडियन के राइट साइड होगा। और
जो निगेटिव होता है स्क्वेनेस, उसमें उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पर स्कोर्स होते हैं उनका जो वितरण है यानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्ट्रीम की तरफ होता है, यानी हायर एंड की तरफ होता है। तो उसमें जो मीन होता है वो मीडियन की बाईं तरफ होता है। तो इसमें हम चित्र में देख सकते हैं, देखो निगेटिव वाले में मीन क्या है हमारा, मीडियन के बाईं तरफ है, ये देखो दिख रहा है इसमें, तो ये निगेटिव है। और जब हमारा मीन राइट साइड में होता है मीडियन के, तो वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये स्क्वेनेस के दो प्रकार हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और यहाँ पे टेबल के द्वारा भी दिखाया गया कि जब नॉर्मल कर्व होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, मध्य में ज़्यादा स्कोर होंगे, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं। और जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव स्क्वायर्ड होगा तो लोअर साइड में स्कोर ज़्यादा दिख रहे हैं, और निगेटिव होगा जब तो अपर साइड में स्कोर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस प्रकार, और इसका जो स्क्वेनेस का फार्मूला है, स्क्वेनेस बराबर 3 फिर होल स्क्वायर में मीन माइनस मीडियन अपॉन HD निकालते हैं। अब कर्टेसिस, यानी कर्टेसिस किस प्रकार का होता है। कर्टेसिस मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसी है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम चित्र बनाए तो वो कैसा आता है, अगर नुकीला यानी पीक्ड आता है, या चिपटा यानी फ्लैट आता है, या मतलब जैसे बेल शेप्ड का है वैसा आता है, किस प्रकार का आता है। तो ये जो कर्टेसिस है वो 3 प्रकार की होती हैं। तो ये लिटरली कर्टेसिस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ फ्लैटनेस या पीक्डनेस देखी जाती है कि कर्व की कैसी है, या मॉडरेट है। मॉडरेट होगी तो वो तो हो गई आपकी NPC, और अगर पीक्ड है तो वो हो गई आपकी लेपोकर्टिक, अगर फ्लैट हो गई तो वो हो गई आपकी प्लेटोकर्टिक, और पीक्ड है तो वो लेप्टोकर्टिक। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो लेप्टोकर्टिक में किस तरह से पीक्ड पॉइंट है, मतलब शिखर की तरह से बना हुआ है NPC का, कि पीक्ड में ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी। और जो हमारा फ्लैटी है वो है प्लेटोकर्टिक की, तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसे चपटा हुआ बना हुआ है। और जो बेल शेप्ड का होता है यानी मॉडरेट, वो हमारा NPC नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्लेटोकर्टिक यानी फ्लैट होता है उसमें, और लेप्टोकर्टिक में पीक्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कर्टेसिस यानी कुकुरता पाई जाती है। इसका फार्मूला है कि KU इज इक्वल टू Q अपॉन P90 प्लस P10। अब कर्टेसिस का फार्मूला ये बता ही दिया गया कि U इज इक्वल टू Q अपॉन P90 माइनस P10, और Q का मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, P90 और P10 परसेंटाइल से संबंधित है। अब है रीजन फॉर डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मेलिटी, यानी कि इसके जो NPC होता है इसका मतलब इसके जो इसके मतलब वितरण का जो फ्रीक्वेंसी वितरण है उसके विचलन के कारण क्या हो सकते हैं, यानी जो रीजन क्या है, डाइवर्जन के इसके रीजन क्या है। कि तो जब आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे अगर उसका विचलन होता है तो उसमें स्क्वेनेस व कर्टोसिस जैसे गुण पाए जाते हैं। तो उसमें ये जो विचलन प्राप्त होता है वो किस कारण से प्राप्त होता है वो बताए गए हैं कि बाइस्ड सिलेक्शन ऑफ सैंपल, मतलब जो हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं वो पक्षपातपूर्ण यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, यानी सही सिलेक्शन नहीं हमारे सैंपल का हो रहा है। सैंपल मतलब न्यायदर्श प्रतिदर्श का, उसका मतलब पूर्वाग्रहित होकर हम किसी सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे उसमें ये बायस पूर्ण हो जाता है, जिसमें डाइवर्जेंस यानी विचलन पाया जाता है। स्कोरिंग एरर्स यानी स्कोरिंग करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तब ये विचलन पाया जाता है। फिर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, यानी जो हम टेस्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यानी संरचना कर रहे हैं वो सही नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो कंस्ट्रक्शन उसका सही नहीं है, तो उसमें ये समस्या आ जाती है। फिर है इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट, यानी जो हमारा टेस्ट है उसका प्रशासन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी हम समझा नहीं पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे तो उसको
जो भर रहे हैं तो उसमें त्रुटियां आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये वैषम मतलब विचलन पाया जाता है। और फिर है एबनॉर्मेलिटी इन द ट्रेड्स ऑफ द आइटम। तो यानी उसके क्रियान्वयन यानी वो इसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने टेस्ट बनाया है उसको लागू करने में जो त्रुटियां होती हैं वो इस तरीके में आ जाती हैं। और जब हम मतलब उसके देखते हैं कि जैसे एबनॉर्मल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका वितरण सामान्य नहीं है तो उसमें स्क्वेनेस पाई जाती है। तो उसका कारण है कि कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके जो हमने ट्रेट लिए हैं यानी जो गुणों का मापन करने जा रहे हैं तो वो मतलब वही नहीं हम ठीक से उनका मापन कर पा रहे हैं। तो ऐसे चर या गुण से मिले प्राप्तांक जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते हैं। तो इसलिए वितरण में मतलब स्क्वेनेस आ जाती है यानी विचलन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब मतलब जितना हमारा सैंपल लार्ज होगा तो हमारा नॉर्मल कर्व होगा और छोटे में ये संभावना रहती है। और ये जब सारी चीज़ें आ जाती हैं बायस आ जाएगा, सिलेक्शन में स्कोरिंग गलत होगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन गलत होगा तो हमारे उसमें विचलन आ जाता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझा होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।